हेलो बीकॉम के बच्चों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं यूनिट नंबर 3 पढ़ने, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक का मतलब सर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम यूनिट 3 का, एक सेकंड, हाँ मुझे एक सेकंड का टाइम दो। मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा तुम्हारा वीडियो नंबर कितना है। आज होगा वीडियो नंबर 34। यस, आज होगा वीडियो नंबर 34। ये है हमारा स्टार 34 स्टार। दिस इज वीडियो नंबर 34। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम के अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में। हम सिलेबस में डिस्कस किए थे, वीडियो नंबर 27 सिलेबस के ऊपर है, जाके फटाफट से देख लो सभी बच्चे। मैं पूरा सिलेबस उसमें एक्सप्लेन किया हूं, हमारे सारे वीडियो का स्ट्रक्चर उसमें बताया गया है। वीडियो नंबर 27 स्पेसिफिकली उसी के लिए है, ठीक है। तो जाके वीडियो नंबर 27 को एक बार देख लो, फिर आगे का क्लासेस करना, ठीक है। चलिए सर पढ़ा लीजिए। अब आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। सर ये सब नहीं पढ़ेंगे जो आप अभी स्क्रॉल करके नीचे जा रहे हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों हम ये सब। वीडियो नंबर 28 से लेके वीडियो नंबर 33 तक हम लोग यही सारे टॉपिक्स को पढ़े हैं। मतलब वीडियो नंबर 28, 29, 30, 31, 32, 33, वहां तक हम लोग पूरा ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। यहां तक हम कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, वो पढ़ेंगे। सर इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट सुनो क्या होता है। जब तुम अच्छे से पढ़ लिख के कुछ बन जाओगे, तब बहुत सारे पैसे कमाओगे। जीवन में ऑब्जेक्टिव है या नहीं है पैसे कमाने का? मिनिमम कुछ तो पैसा, हाँ चलो बहुत ज्यादा कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं भी होगा, किसी का ऑब्जेक्टिव होगा सोशल सर्विस, किसी का ऑब्जेक्टिव होगा कुछ, किसी का कुछ, लेकिन मिनिमम एक थोड़ा अमाउंट तो चाहिए ही चाहिए। मतलब खुद एक छोटा ठीक ठाक लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए, ताकि फ्यूचर में तुम्हारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए तुम कुछ कर सको। और बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्टिव तो ये होगा कि ढेर सारा पैसा कमाना है। जब तुम ढेर सारा पैसा कमाओगे, मान लेते हैं हम उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिनको बहुत सारा पैसा कमाता है, तो जब तुम बहुत सारा पैसा कमाओगे तो उन पैसों का क्या करोगे? उन पैसों का इन्वेस्टमेंट करोगे, है ना। हम उसी इन्वेस्टमेंट के बारे में आज बात करेंगे। सर क्या आप म्यूचुअल फंड के बारे में आज समझाएंगे? क्या आप शेयर मार्केट के बारे में समझाएंगे? नहीं बच्चों, मैं म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट के बारे में नहीं समझाऊंगा। उसके लिए हम अलग से वीडियोस बनाते हैं और वो हमारे एक अलग यूट्यूब चैनल पे आता है, ठीक है, जिसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोगों को दिया गया है। अभी के लिए हम लोग हमारे इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है। देखो शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। जब भी हम कोई नया कैपिटल एसेट को क्रिएट करते हैं, मतलब कोई नया मशीन लगाए, कोई बिल्डिंग बनाए, कोई जमीन खरीदे या कुछ और किए, तो उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। जब भी हम किसी नए कैपिटल एसेट को बनाते हैं। सर ये कैपिटल एसेट क्या होता है? कैपिटल एसेट का मतलब वो एसेट बच्चों जिससे हम फर्दर प्रोडक्शन करेंगे और उससे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे, उसको बोलते हैं कैपिटल एसेट, ठीक है। इट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एसेट लाइक, एग्जांपल्स दिया हुआ है, मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, which led to increase in the productive capacity of the economy, जिससे हमारे इकोनॉमी का प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स। एक है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। एक है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। हम पढ़े थे, याद करो, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इंड्यूस क्या होता है बताओ, और ऑटोनोमस क्या होता है? ऑटोनोमस तो सर वो होता है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। वो जो ढीठ बच्चे होते हैं ना, ढीठ बच्चे जो कुछ भी हो जाए बदलते नहीं है, ये वो बच्चा है सर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए ये चेंज नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट सर वो है जो किसी को देख के पलट जाता है। मतलब इनकम के चेंज होने से वो खुद भी चेंज हो जाता है। जैसे ही इनकम थोड़ा सा चेंज हुआ, वो खुद भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। है सर, ये तो पूरे मेरे दोस्त के जैसा है, वो भी लड़की को देख के ऐसे ही करता है सर। हमारे दोस्त जो हैं
वो भी लड़कियों को देख के, सुंदर कन्या को देख के ऐसे ही करते हैं। सुंदर कन्या देखे हो? सुंदर कन्या ऑब्वियसली देखे होगे, है ना? तो सुंदर कन्या को देख के सर वो भी ऐसा ही करता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वाला काम करता है, मतलब वो भी पलट जाता है। जैसे ही सुंदर कन्या को देखता है वो भी वैसे ही पलट जाता है। तो उसी तरीके से याद रखना, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम के चेंज होते ही खुद भी चेंज हो जाए। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो ढीठ बच्चा है, क्लास का एक एक होते हैं ना ढीठ बच्चे, जितना मारो पीटो वो होमवर्क नहीं करते, जितना मारो पीटो, जितना गाली दे दो, जो कुछ भी कर दो, वो होमवर्क नहीं करेंगे, वो क्लास में यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे, वो डिसिप्लिन में नहीं बैठेंगे, उनका मर्जी, वो लोग जो मन आएगा वही करेंगे, वो किसी का नहीं सुनेंगे। वो ढीठ बच्चा है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया अल्टी पल्टी हो जाए, इधर से उधर हो जाए, ये लोग चेंज नहीं होंगे। इसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो सर बहुत एक्सप्लेन कर दिया, अब आगे चलते हैं। जो बनती है आलिया उसी को मिलता है कालिया, है सर? जो बनती है आलिया उसी को मिलता है कालिया। याद रखना, जो बनती है आलिया, लड़कियों को बोल रहा हूं, जो बनती है आलिया उसी को मिलता है कालिया। ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये मैं कल जब मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम यूज कर रहा था तब एक अचानक से एक मीम आया जिसमें ये ऐसा डायलॉग आया, तो मुझे वो डायलॉग याद रह गया, इसलिए मैं बोला जो बनती है आलिया। एक एक्चुअली क्या था कि वो जो नहीं बनाते हैं ये छोटे छोटे जो टिकटॉकर्स होते हैं और जो वीडियोस बनाते हैं, वो प्रैंक टाइप का, उनमें ऐसा था, उनमें एक ऐसा ही आया था। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं आगे। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, induced investment refers to the investment which depend on the profit expectations and directly influenced by income level. induced investment मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो बदल जाता है, जो बदल जाता है ना, गिरगिट की तरह रंग बदल देता है, ये वो इन्वेस्टमेंट है। मतलब जैसे ही इनकम चेंज होगा या प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन चेंज होगा कि हमको लगेगा कि फ्यूचर में हम बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, तो हम लोग और ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें करेंगे। तो जब हमारा फ्यूचर का प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन चेंज होता है या फिर हमारा इनकम चेंज होता है, हम क्या कर लेते हैं? इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर लेते हैं। इट इज इनकम इलास्टिक। इनकम इलास्टिक का मतलब, इनकम इलास्टिक वो होता है बच्चों जो इनकम के चेंज होने से कोई चीज अगर चेंज होता है तो उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिक। तो हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी इनकम के चेंज होते ही चेंज हो जाता है, इसी वजह से इसको भी हम क्या बोलते हैं? इनकम इलास्टिक। That it increases with increase in income and vice versa, as seen in figure 7.10. Induced investment curve 2 slopes upward, and figure 7.10 कहाँ पे है? 7.10 कहाँ पे है? ये रहा 7.10। 7.10 यहाँ पे हमको इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का ग्राफ दिया भाई। 7.10 में क्या लिखा है देखो, क्या दिया गया है डायग्राम में? जैसे जैसे ये साइड देखो इनकम है, दिस इज इनकम और दिस इज सेविंग्स। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा। ये सेविंग्स नहीं होना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, दिस मस्ट बी इन्वेस्टमेंट, काट के सभी बच्चे इन्वेस्टमेंट लिख लेंगे। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कर्व क्या होगा? एक साइड इनकम है, दूसरे साइड इन्वेस्टमेंट है। हाँ, तुम वैसे मान सकते हो कि सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है, इसीलिए सेविंग लिख दिया तो बात बराबर है, वो ठीक है, उस हिसाब से ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ग्राफ में होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। याद करो बात किए थे, एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के साथ इक्वल किए थे, कंजम्पशन कंजम्पशन कट गया था, बचा क्या था? सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। याद करो, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू सी प्लस एस। तो दोनों क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इक्वल होता है। एग्रीगेट डिमांड मस्ट इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, तो सी प्लस आई मस्ट बी इक्वल्स टू सी प्लस एस। सी सी कटा, आई इक्वल्स टू एस, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग्स, ऐसा होना चाहिए। इसी वजह से वो वहां पे सेविंग्स लिखा है, गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में अगर तुम एग्जाम में ग्राफ बनाओगे तो तुम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट लिख देना, बिकॉज हो सकता है एग्जामिनर को समझ में आए नहीं आए, हो सकता है पेपर कोई ऐसा एक एग्जामिनर चेक करे जो जो ऐसा कॉन्सेप्ट, क्योंकि बीकॉम के एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे जो चेकर्स होते हैं पेपर को, उनको उतना प्रॉपर नॉलेज नहीं होता उस चीज का, तो कभी कभार हो सकता है तुम्हारा मार्क्स कट जाए। तो बी ऑन द सेफ साइड,
इन्वेस्टमेंट लिख देना, काम खत्म होगा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे आगे। देखो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में क्या दिया है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा। और वहीं पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के केस में ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा। बात समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, आगे बढ़िए आप। चलो, as seen in figure 7.10, induced investment curve will slope upward from left to right, indicating that as income increases from OY to OY1, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम OM टू OM1, वो दिया गया। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का भी उसी तरह से बताया। पहले पढ़ते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो, autonomous investment refers to the investment which is not affected by change in level of income and is not induced solely by profit motive। इनकम के लेवल के चेंज होने से जो इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होता है उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। मतलब कौन? वो जिद्दी बच्चा जो चाहे दुनिया में कुछ हो जाए वो बदलने वाला नहीं है, उसको बोलते हैं हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो तुम्हारे क्लास में अगर कोई ढीठ बच्चा है, तुम्हारे दोस्तों में कोई एक ऐसा बच्चा है जो चेंज होने का नाम ही नहीं लेता, तो उसका नाम क्या रख दोगे? ऑटोनोमस रख दो, उसका नाम ऑटोनोमस रख दो। ठीक है, और जो बच्चा किसी को देख के इमीडिएटली बदल जाता है उसका नाम क्या रख दो तुम? इंड्यूस्ड रख दो। सेव कर दो मोबाइल में नंबर। तुम्हारे जो दोस्त है ना, राम श्याम और भी जो दोस्त हैं तुम्हारे, कोई भी दोस्त है उसका नाम, मैं तो ऐसे ही करूंगा, आज मैं आइडेंटिफाई करूंगा अपने दोस्तों के नाम, और वो दोस्त जो गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं उनका नाम रख दूंगा इंड्यूस्ड, और जो दोस्त हमेशा एक ही बात पे टिके रहते हैं, जिद्दी होते हैं, उनका नाम रख दूंगा मैं ऑटोनोमस। ठीक है, चलो, तो अब याद रह जाएगा दोनों का डेफिनेशन। ये सब सर आप क्यों बता रहे हैं, हम क्यों चेंज करें? ताकि तुमको कॉन्सेप्ट जीवन भर के लिए याद हो जाए। हम कोई भी चीज को पढ़ेंगे तो हम इसी मोटिव से पढ़ेंगे कि जीवन में उस चीज को दोबारा ना पढ़ना पड़े। अगर दोबारा कहीं पे वो टॉपिक लिखा हुआ आ जाए तो हम सिर्फ देख लें और हमको याद आ जाए कि हम ये पढ़े थे और हमको सारा कॉन्सेप्ट याद आ जाए। इसी वजह से हम कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पढ़ाई करते हैं ताकि एक बार में एक चीज पढ़ लिए तो काम खत्म, दोबारा पढ़ने का नौबत नहीं आना चाहिए। क्योंकि दुनिया में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तुम एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहोगे तो क्या तुम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे। इसी वजह से कोशिश करो, अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करो, कॉन्सेप्ट को इस हिसाब से पढ़ो कि एक बार पढ़ लिए तो बस काम हो गया, और दोबारा उसको नहीं पढ़ना चाहिए। एग्जाम के टाइम एक बार फटाफट रिवाइज कर लिए, जाके एग्जाम में पेपर भर के लिख के आ गए, पूरा इतना लिख दिए कि टीचर चेक ना कर पाए, इतना लिख दो पेपर में कि टीचर। और बच्चे क्या करते हैं बीकॉम के, मैं बताऊं तुम्हें, इतने नालायक बच्चे हैं। मैं कॉपी देख रहा था एक बार बीकॉम के बच्चे का, हालांकि मैं चेक नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे कहीं से ऐसा कॉपी मिल गया। मैं एक कॉलेज में गया था कुछ काम से, वहां पे ऐसे बच्चों का पेपर रखा हुआ था, तो मैं एक पेपर उठा के पढ़ने लगा। बच्चे क्या किए थे पता है? एक 7 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें स्टार्टिंग का पैराग्राफ जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा लिख दिए, बीच में अपना लव स्टोरी लिख रहे हैं। दिस इज लव स्टोरी, ये पिंकू है, ये उसकी प्यारी पिंकी है, ये पिंकू है, हेयर स्टाइल करके गया है, और ये कौन है? उसकी प्यारी पिंकी, मुस्कुरा रहे हैं दोनों, ये है उसकी प्यारी पिंकी, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। इसके बाल हैं, हाँ इसका बाल है, अभी टाइम लगेगा बाल उड़ने में, पढ़ाई ज्यादा करेगा तब उड़ेगा बाल, अभी नहीं उड़ेगा, ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसका बाल है, बहुत सारा बाल है, स्पाइक करके गया है बीच से, और पिंकी के साथ घूम रहा था। ऐसी ऐसी लव स्टोरी लिख के आते हैं पेपर के अंदर में, और फिर लास्ट में फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दिए, खत्म। उनको लगता है टीचर बेवकूफ है, टीचर को उनको कोई बता दिया था कि बीकॉम के पेपर पढ़ाई पूरा पढ़ते नहीं है टीचर लोग, स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, अगर थोड़ा ठीक लिखे तो मार्क्स मिल जाता है। तो क्या तुम बीच में लव स्टोरी लिख दोगे नालायको? हाँ, बीच में लव स्टोरी लिखोगे, पिंकी ने पिंकू को प्रपोज किया, पिंकू ने पिंकी को प्रपोज किया, दोनों में
हुई बातचीत, ऐसे करके ये लोग कहानी बना के लिख दिए, नालायक। चलो, लव स्टोरी मत लिखो अगर तुमको नहीं आता है। मैं उन केस में बता रहा हूं कि तुमको जब आंसर नहीं आता है तब क्या करना है। तब कुछ थोड़ा मोड़ा आता है जो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखे हो और लास्ट पैराग्राफ में लिखे हो, तुम क्वेश्चन में से एक वर्ड उठाओ। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्लेन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और तुमको दिया गया 10 मार्क के का और ग्राफ व्राफ डायग्राम बनाकर लिखना है, और तुमको मान लेते हैं इसका आंसर नहीं आता है। लेकिन जो हमारे यूट्यूब चैनल से क्लास करेगा उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं होगा, उसको सभी आंसर याद आ जाएगा एग्जाम में कि हाँ सर ने कुछ बताया था, ऐसे कुछ बताया था कि वो जिद्दी बच्चा था, वो जिद्दी बच्चा के बारे में बता रहे थे, मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो चेंज नहीं होता है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो तुमको जब ऐसे कॉन्सेप्ट याद आएंगे तो तुम एग्जाम में पेपर भर के लिख के आ पाओगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा तुम ऐसे ही लिख के आ जाओ। इन केस तुमको नहीं आता है, एक ऐसे सिचुएशन में तुम फंस गए कि तुम पढ़े नहीं थे या तुमको आंसर याद नहीं आ रहा है, तब क्या करना है, तब एक वर्ड को उठाना है। मान लो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट वर्ड को उठा लो और इन्वेस्टमेंट वर्ड को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दो कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो ये होगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा करके मन इच्छा कुछ भी बीच में लिखो, लेकिन लव स्टोरी मत लिखो। लव स्टोरी टीचर पढ़ेगा तो वो मन ही मन मुस्कुराएगा, लेकिन उसको गुस्सा भी बड़ा आएगा, है ना। लव स्टोरी पढ़ के हो सकता है टीचर मुस्कुराए एक बार, लेकिन उसको गुस्सा भी बड़ा आएगा, और जब उसे गुस्सा आएगा तो वो तुम्हारे मार्क्स काट देगा, और इतने सारे मार्क्स काटेगा कि तुम पास होने लायक नहीं बचोगे। ठीक है, इसी वजह से टीचर के साथ मत खेलो। तुम्हारे जो पेपर चेक करता है एटलीस्ट उस टीचर के साथ मजाक मत करो, उस टीचर को गुरु की तरह मानो और उसको कोशिश करो कि हम कुछ पेपर में ऐसा लिखें कि टीचर को दया आ जाए, कि लगे हाँ चलो बच्चे को नहीं आता था तो बच्चे ने इन्वेस्टमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया, मतलब कुछ तो आता ही है थोड़ा मोड़ा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, चलो फेल नहीं करते, इसको 2 मार्क 8 में से 2 3 4 मार्क दे ही देते हैं। वैसा कुछ लिख के आओ जब आंसर नहीं आता है। और लव स्टोरी लिख के आओगे तो फिर बड़ा भारी दिक्कत होगा, और बाई चांस पेपर घर वाले पढ़ लिए तो समझ जाओ क्या होगा। वो पिंकी पिंकू तुम्ही को बना देंगे और बोलेंगे ये तेरा लव स्टोरी है, और उसके बाद जो डंडे से पिटाई होगा वो तुम सह नहीं पाओगे। इट इज इनकम इन इलास्टिक। देखो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनकम इन इलास्टिक होता है। इनकम इन इलास्टिक का मतलब चाहे इनकम कितना भी चेंज हो जाए, ये एक्सक्यूज मी एक सेकंड, हाँ एक सेकंड बच्चों, हाँ वेट करना। चलो, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज इनकम इन इलास्टिक। इनकम इन इलास्टिक का मतलब इनकम चाहे कितना भी चेंज हो जाए ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, हाँ सर, हाँ अब समझ में आ गया सर, क्या ये डिफरेंस बिटवीन हमको खुद को लिखना है, तुम तो बड़े समझदार हो बच्चों, तुम तो बड़े समझदार हो, ये तुम्हें खुद को लिखना है, हाँ तुम्हें खुद को लिखना है। ये एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें तुम एक पॉइंट तो ग्राफ का भी लिख सकते हो, पॉइंट नंबर 5 में ग्राफ भी बना सकते हो। ठीक है, चलो, क्या सर टेबल में ही ग्राफ बना देंगे, हाँ बच्चों टेबल में ही ग्राफ बना देना। टेबल में एक बड़ा बॉक्स बना देना और उस बड़े बॉक्स के अंदर ग्राफ बना देना, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देखना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। मैं तुम्हें एग्जाम पर्पज से नहीं पढ़ा रहा हूं, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला पर्पज है ये मैं तुम्हें एग्जाम पर्पज से नहीं पढ़ा रहा हूं। इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट को तुम समझ के चलना, एक जनरल नॉलेज चीज है।
और इसको पूरे ध्यान से पढ़ना, बिकॉज इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन, चाहे तुम पढ़ाई करो, चाहे तुम बिजनेस करो, चाहे तुम जॉब करो, या चाहे तुम कुछ और करो, पैसा तुम्हारे पास आएगा ही आएगा, निश्चिंत है ये। तुम इतने होशियार बच्चे हो, तुम इतने टैलेंटेड हो कि जीवन में कुछ ना कुछ करोगे ही करोगे। और हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है और वो जीवन में कुछ ना कुछ करता ही करता है ना। कोई फैमिली बिजनेस संभालता है, कोई अपना सर्विस के लिए कोई बिजनेस खोल लेता है, कोई कोई दुकान खोल लेता है, कोई पढ़ाई लिखाई करके जॉब करने लग जाता है, कोई किसी कंपनीज के साथ जुड़ जाता है, कोई अपना बड़ा कंपनी स्टार्टअप्स करता है। तो इस प्रकार से हर इंसान जीवन में कुछ ना कुछ करता ही करता है। तो जब भी तुम जीवन में कुछ ना कुछ करोगे तो तुम्हारे पास पैसा आएगा, और तुम कॉमर्स के बच्चे हो तो तुम्हारे पास निश्चिंत तरीके से पैसा जरूर आएगा, तुम किसी ना किसी तरीके से पैसा कमा ही लोगे जीवन में। तो इसी वजह से जब तुम पैसा कमाओगे तो ऑब्वियस सा बात है सेविंग्स भी करोगे, और जब सेविंग्स करोगे तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो इसी वजह से इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक को तुम जनरल नॉलेज के तौर पे पढ़ाई करना, ठीक है। चलिए सर अब बता दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या आता है, हम कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले दो चीजों को चेक करते हैं। क्या क्या? फर्स्ट है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सर ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में हमको बिल्कुल भी नहीं पता। तो सर मैं एक काम कीजिए, आप हमें मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट बता दीजिए, मैं तुम्हें पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट बताऊंगा, उसके बाद मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, मान लो मैं डिसीजन लिया कि मैं एक फैक्ट्री लगाऊंगा जिसका नाम होगा कोटा फैक्ट्री। क्या बनेंगे सर यहाँ पे? क्या इस फैक्ट्री के अंदर मशीन होगा? हाँ, यहां से बच्चे अंदर जाएंगे और इधर से घूम के इधर निकलेंगे। अब ये क्या बन जाएंगे? अब ये इंजीनियर बन जाएंगे। हैं सर ऐसा भी कोई मशीन आता है? हाँ बच्चों, ये मशीन कहाँ लगा हुआ है बताओ? ये मशीन कोटा के अंदर में लगा हुआ है। कोटा जानते हो? कोटा। ये बन गया इंजीनियर। इसके बाल उड़ गए हैं बच्चों, ये इंजीनियर बना है। फिजिक्स फिजिक्स पढ़ रहा था कुछ कुछ, वो करंट वरंट लग गया शौक, और इसके सारे बाल उड़ गए। सारे बाल उड़ने के बाद ये जीवन में सर आप ड्राइंग बड़ा अच्छा कर लेते हो। सर इतने बड़े बड़े जूते पहनते हैं। हाँ बच्चों, ये वो कुछ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि जूता लंबा होगा तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसकी वजह से हमें चलने में आसानी होगा। इस प्रकार का कुछ कॉन्सेप्ट लगा के ये लोग जूते पहनते हैं, ठीक है। तो हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना है। हम मान लेते हैं एक फैक्ट्री लगाए, ठीक है। ये मशीन देख रहे हो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहा है। सर इसका मुंह ग्रीन क्यों कर दिया? ये बहुत पैसे कमा रहा है बच्चों, इसका मार्केट में बहुत पैसे कमा रहा है ये। सो क्या सर हर बच्चा इधर से जाएगा तो इंजीनियर बन के निकलेगा? नहीं, यहां से अगर 200 बच्चे जाते हैं अंदर तो यहां से सिर्फ एक आता है। तो क्या 199 को ये मशीन खा जाता है? हाँ बच्चों, ये सिस्टम 199 बच्चों को खा जाता है। 200 में से 199 बच्चे को ये सिस्टम पागल करके रख देता है। वो लोग जीवन में डिप्रेस हो जाते हैं, वो लोग जीवन में उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। टॉपर्स ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। ये टॉपर से ज्यादा काम और ज्यादा अच्छा काम जो मीडियम रेंज के स्टूडेंट होते हैं ना वो करते हैं। ये टॉपर्स लोग किसी कंपनी में जॉब करेंगे, हम मान लेते हैं कुछ टॉपर्स कुछ बड़े बड़े कंपनीज में काम कर भी लेंगे, तो क्या हो गया? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो 50% से लेके 85% के रेंज में आते हैं। 85% से ऊपर वाले बहुत कम है, 50 से नीचे वाले भी बहुत कम है। हालांकि तुम्हारा सिचुएशन जानता हूं मैं, तुम वो 50 से नीचे वाले कैटेगरी के हो, लेकिन मैं तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा बात कर रहा हूं। तुम मेरा साथ देना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ठीक है। तो मान लेते हैं 50 से नीचे बहुत कम बच्चे हैं और 85 से ऊपर भी बहुत कम बच्चे हैं। तो ये जो बीच वाले बच्चे होते हैं ना, मिडिल कैटेगरी के, जो लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। मल्टी टैलेंटेड मतलब सर हमको फुटबॉल खेलना नहीं आता, क्रिकेट खेलना नहीं आता, क्या हम मल्टी टैलेंटेड हैं? हाँ बच्चों, तुम अभी भी मल्टी टैलेंटेड हो। तुम पढ़ाई भी कर सकते हो,
तुम घर का काम भी कर लेते हो, तुम स्कूटी भी चला लेते हो, तुम बाइक भी चला लेते हो, तुम किसी का कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देते हो, दोस्त का किसी से लफड़ा हो जाए तो गुंडे लेके पहुंच जाते हो मारने के लिए बाइक में, एक बाइक में चार चार बैठ के आ जाते हो। ये सब क्या है? ये सब जीवन में जुगाड़ करने का तरीका है, और तुम लोगों को जुगाड़ करना आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीवन में जुगाड़ कर पाना। तुम किस तरीके से चीजों को जुगाड़ करते हो, अब वो जुगाड़ से तुम्हारा काम बनता है। ठीक है, तो छोड़ो ये बातें को, सर हम फिर एक काम करते हैं, ये यूट्यूब बंद कर देते हैं पढ़ाई लिखाई और जुगाड़ करते हैं। हाँ, खाली जुगाड़ करोगे तो जीवन भर जुगाड़ ही करोगे। हमें पढ़ाई के साथ साथ एक जुगाड़ करने वाला दिमाग चाहिए। सर ये जुगाड़ मतलब कि किसी भी तरीके से किसी भी काम को कर देना, मतलब मैनेज करके इधर उधर करके कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करके काम को कर देना, उसको बोलते हैं जुगाड़। मतलब होना चाहिए काम होने से, वो काम कैसे हुआ उससे कोई मतलब नहीं। एग्जाम में टॉपर बनना है, अब वो टॉपर कैसे बना जाए उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे हम पेपर खरीद के ले आए, चाहे हम टीचर को खरीद लें, चाहे हम पूरे स्कूल को खरीद लें, चाहे हम पढ़ाई करके ले आए, चाहे हम एग्जामिनर को पीट ले, चाहे हम जो पेपर चेक कर रहा है उसकी बेटी को भगा के ले जाए कहीं, कुछ भी कर लें, लेकिन हमको बनना है टॉपर। तो फिर काम होने से मतलब होना चाहिए, किसी भी तरीके से टॉपर बनना, उसको बोलते हैं जुगाड़ू आदमी। तो सर हम एक काम करते हैं, ये वीडियो हम हमारे पेरेंट्स को दिखा देते हैं। नहीं बच्चों नहीं, तुम अपने ये वीडियो अपने पेरेंट्स को नहीं दिखाओगे, तुम अपने पेरेंट्स को दिखाओगे तो पेरेंट्स सब मेरे घर के बाहर आ जाएंगे मेरे को पीटने के लिए, और एक यूट्यूब में वो लोग मुझे रोस्ट करने का वीडियो बनाने लगेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे रोस्ट करेंगे, साइंस वाले अब आ जाएंगे मुझे रोस्ट करेंगे। तो मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है, हालांकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, रोस्ट करने से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो। तो सर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, मान लेते हैं मैं एक फैक्ट्री बैठा रहा हूं जिसका नाम है कोटा फैक्ट्री। अब यहां पे पहुंच गया है एक कॉमर्स का बच्चा, पता कैसे चलेगा ये कॉमर्स का है? कॉमर्स का बच्चा हमेशा मुस्कुराता रहता है और रिलैक्स्ड रहता है, उसको जीवन में टेंशन नहीं है, बिकॉज उसको पता है वो कुछ ना कुछ करके तो पैसा कमा ही लेगा। कि साइंस वाले को थोड़ा सा ज्यादा जीवन में टेंशन होता है। साइंस वाले बच्चे हालांकि होते बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जीवन में थोड़ा सीरियस रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। सर ये बाल स्टाइल, हाँ बच्चों कॉमर्स का बच्चा है, ऐसे थोड़ी कॉमर्स का बच्चा है बाल ऐसे पूरा लहराता हुआ स्टाइल मार के आ जाएगा। सर दाढ़ी भी बना दो, चलो दाढ़ी बना देते हैं। तो ये कॉमर्स का बच्चा है। बिजनेस कौन करेगा सेटअप? कॉमर्स का बच्चा करेगा। बिजनेस सेटअप कॉमर्स का बच्चा किया। अब ये आ गया है बिजनेस को सेटअप करने, ये मशीन लगाने के लिए लगेगा 100 करोड़ रुपीज, 100 करोड़। हाँ, इंजीनियर प्रोड्यूस करने का मशीन है बच्चों, 100 करोड़ रुपए तो लगेगा ही लगेगा। इंजीनियर प्रोड्यूस करने का मशीन है, 100 करोड़ रुपए लगेगा। तो मेरे पास तो सिर्फ 10 करोड़ है, बाकी 90 करोड़ कहां से लाऊं? हमारा जुगाड़ू बच्चा कॉमर्स का जुगाड़ू बच्चा क्या करेगा? 90 करोड़ जुगाड़ करके लोन ले आएगा। टोटल हो गए 100 करोड़। अब मशीन लग जाएगा आराम से। तो ये जो 90 करोड़ रुपीस लोन लाएगा ये बैंक से लाएगा, तो बैंक वाला इस पे क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। अगर बैंक वाला ज्यादा इंटरेस्ट मांग रहा है तो ऑब्वियस सा बात है हम लोग लोन लाने से डरेंगे और बहुत कम लोग लोन लेके आएंगे। लेकिन बैंक वाला अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मांग रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लोन लेके आएंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फर्क ये होता है कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस केस में हम लोगों को पैसा चाहिए होता है, बैंक से लोन चाहिए होता है। अब डिपेंड करता है कि लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। अगर लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चल रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे? बहुत कम लोन लाने का कोशिश करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे। हम चाहेंगे कि ये रिस्की काम है, 10, 12, 15% में लोन लेके आओ, मशीन चलाओ, प्रॉफिट कमाओ। एक तो बैंक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद बचेगा क्या? प्रॉफिट। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा
तो हम बैंक से ज्यादा पैसे लाने की कोशिश करेंगे, बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें और अच्छा बिजनेस को सेटअप कर पाए। बात समझ में आया? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से इन्वेस्टमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां पे लिखो, इफ, इसको बीच में, अच्छा, इफ लो इन्वेस्टमेंट विल गो अप, इफ हाई, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, अगर ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी लो, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। बात समझ में आया? हाँ सर, आज बहुत पढ़ा लिया सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज। हाँ चलो ठीक, तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पूरे डिटेल में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड थैंक यू।